अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शहादुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया में यूजीसी नेट की टर्मिनोलॉजी चल रही है। ये उसी क्रम में जो है 13वीं वीडियो है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो फ़िल्टर सिद्धांत है। देखो, ये जो जो मैं आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा हूँ ये मैंने डायरेक्ट यूजीसी नेट के सिलेबस से उठाई हुई है कि आधुनिक भारत में, मध्यकालीन भारत में और प्राचीन भारत में क्या-क्या है। अगर आपके सामने कभी भी कोई अगर शब्द इस्तेमाल करे महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड रिवेन्यू से संबंधित है। अगर विऔद्योगीकरण करे तो आपको पता होना चाहिए विऔद्योगीकरण था क्या? ये जो हमारे डेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी है उससे रिलेटेड है और ये किस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को जो है उसे दिखाता है कि उसका पतन कैसे हुआ, आर्थिक अपवहन क्या होता है, पैरामाउंसी क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है, मध्यकालीन भारत में तकावी, बलूता, जजिया, जकात, मुद्दत माश, अमरम, राय रेखो। वहीं प्राचीन भारत में भी जो है ये सारी टर्मिनोलॉजी, भारत क्या है, सभा समिति क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, दंड नीति, अर्थशास्त्र, सप्तक, जितनी भी ये विचारधारा है मॉडर्न इंडिया में, जितनी भी ये संकल्पना है, इन सबको जो है हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, हम डिटेल में इन्हें क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद हम एक क्रमबद्ध तरीके से पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैं इन टर्मों का इस्तेमाल करूंगा तो आपके दिमाग में जो है फ़िल्टर सिद्धांत सुनते ही आपको पता हो जाना चाहिए ये किससे संबंधित है, रिलेटेड टू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है। इसलिए इन जो है इन टर्मिनोलॉजी को आपको समझना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है कॉन्सेप्ट, आइडिया, तो जो ये टर्म है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है अगर इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो इस क्रम में। तो आज की जो टॉपिक है उसका विषय है हमारा फ़िल्टर सिद्धांत। अब फ़िल्टर सिद्धांत मैंने आपको बता दिया किससे संबंधित है, एजुकेशन पॉलिसी से, यानी शिक्षा नीति से। आपके सामने जब भी फ़िल्टर सिद्धांत आएगा आप समझ जाएंगे कि ये एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है। अब इसके बारे में जानते हैं बेसिकली है क्या। तो 1813 में, ठीक है, ये वही टाइम है जब 1813 में जो है चार्टर एक्ट आया था। इससे पहले मैंने आपको चार्टर एक्ट में वीडियो में सारे चार्टर एक्ट को आपको बता रखे हैं। 1813 में ही क्या आया था, फ्री ट्रेड पॉलिसी, यानी मुक्त व्यापार की नीति आई थी। अब जो है भारत के बाज़ारों को जो है विदेशी वस्तुओं से भर दिया जाएगा। इतनी ज़्यादा भारत में जो है ब्रिटिश कंपनियां आएंगी, जो है वो प्रतिस्पर्धा अब से पहले हो रही थी वो समाप्त हो जाती है। तो 1813 में क्या करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो है चार्टर में कहती है कि आप जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी से कहती है कि आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए जो है पर एनम लगाएंगे। अब ब्रिटिश इंडिया जो है ब्रिटिश कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इस पर ध्यान नहीं देती है। एजुकेशन में भाई कोई उनकी रुचि थी नहीं। वो तो यहाँ पर क्या है उनका, मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही चीज़ थी उनके पास, वो क्या था, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो बरकरार रहे। तो वो ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में नहीं लगाते हैं। और आगे चल के 1813 का जब 20 साल बाद दोबारा चार्टर एक्ट आता है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने प्रावधान को दोहराती है और सख्ती से कहती है कि आप लोग जो है 1 लाख 1 लाख पर एनम जो शिक्षा के क्षेत्र में लगाएं। अपने ही प्रावधान को दूसरे 1813 के चार्टर एक्ट में इस बात को दोहराया। फिर उसके बाद से ही हमारे भारत में जो है इसे हम जो कल्चरल के अंदर रखेंगे, सांस्कृतिक जो नीति होगी हमारी उसके अंदर ये आएगी फ़िल्टर सिद्धांत जो है। तो अब 1837 के पश्चात में जो सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा था, अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड आपने देखा होगा ये चल रहा है। सबसे पहली जो थी, एक तरफ से आंग्लवादी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, आंग्लवादी और प्राच्यवादी। अब आपको आंग्लवादी और प्राच्यवादी पता होने चाहिए। देखो, प्राच्यवादी को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट। प्राच्यवादी वो लोग हैं जो भारतीय परंपरा के समर्थक थे, भारतीय प्राचीन परंपरा के जो लोग समर्थक थे और वो भारत की जो है प्राचीन परंपरा का गुणगान करते थे, ठीक है, उन्हें प्राच्यवादी कहा गया। आंग्लवादी क्या थे, इन्हें एंग्लिस्ट कहा गया, यानी कि ये इंग्लिश संस्कृति को मानने वाले थे, इंग्लिश की जो है जय जयकार करने वाले थे। तो आपको अभी मैं बेसिकली यहाँ पर इतना ही बता देता हूँ कि आप समझ लीजिए आंग्लवादी क्या होते हैं और प्राच्यवादी क्या होते हैं। प्राच्यवादी वो है, वो भारतीय संस्कृति का महिमा मंडन गुणगान करते थे, वो प्राच्यवादी कहलाएंगे। और आंग्लवादी जो होंगे वो अंग्रेजी संस्कृति का गुणगान कराएंगे। तो अब बंगाल में होगा क्या, बंगाल लोक समिति एक गठन होगी। क्या होगी, बंगाल लोक समिति गठन होगी। क्या होगी, बंगाल लोक समिति गठन होगी। और उसमें जो है
एक तरफ जो होगा आंग्लवादी होंगे और दूसरी तरफ जो होगा वो कौन होंगे, प्राच्यवादी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो शिक्षा का मॉडल क्या हो, यानी आधार क्या हो, और एक शिक्षा का माध्यम क्या हो। ठीक है, सबसे पहले दो क्वेश्चन उठते हैं, मॉडल और माध्यम क्या है। अब मॉडल में तो ये था कि ब्रिटिश मॉडल पर शिक्षा दी जाए या फिर भारतीय मॉडल पर शिक्षा दी जाए, इसके ऊपर लेके तो कोई ज़्यादा बड़ा विवाद था नहीं कि आप चाहे भारत में भी दे दो चाहे फिर जो है ब्रिटिश मॉडल में भी दे दो, इस पर कोई इतना बड़ा विवाद नहीं था। विवाद का जो मुद्दा था वो ये था कि जो शिक्षा है वो कहाँ देनी चाहिए, भारत की यानी इंडियन लैंग्वेजेस में हमें देनी चाहिए कि अंग्रेजी भाषा में। तो जो ये प्राच्यवादी थे, ये क्योंकि भारतीय प्राचीन संस्कृति के समर्थक थे, तो ये लोग कहते थे कि भारत की भाषाओं में हमें शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, किसमें शिक्षा देनी चाहिए, भारत के भाषाओं में। और दूसरी तरफ जो ये आंग्लवादी कहते थे, ये कहते थे नहीं, अंग्रेजी भाषाओं में जो है शिक्षा देनी चाहिए। तो ये जो तो सबसे बड़े दो मुद्दे थे, और ऐसी स्थिति में यही इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में जो है तनाव की स्थिति बनी हुई थी। तो जब लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे जब लॉर्ड मैकाले को वैधानिक सलाहकार के रूप में जो है लाया जाता है, ठीक है, उनका चयन कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो जीत जाते हैं वो कौन जीत जाते हैं, आंग्लवादी। कौन जीतेंगे, आंग्लवादी, एंग्लिश यानी अंग्रेज। अब लॉर्ड मैकाले के जीतते ही अंग्रेजी भाषा को जो है वो क्या करा गया, इसमें ही शिक्षा दी जाएगी, यानी शिक्षा का माध्यम क्या होगा, भारत की भाषाएं नहीं होंगी। कौन सी भाषाएं होंगी, अंग्रेजी भाषा को जो है आ गया। अब इनका जो बेसिकली काम था वो करने का था क्या काम, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ये जो कैसे कैसे करके, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था 1813 से 58 का चरण क्या होगा, इसमें जो ये भारत को जो है विनिर्मित वस्तुओं का जो है आयातक और कच्चे माल का निर्यातक बनाएंगे। यानी कच्चा माल जो है भारत से लेके ब्रिटेन जाएंगे और ब्रिटेन में जो है निर्मित करके भारत में बेचेंगे। तो अब उस सामान को जब वो भारत में बेचेंगे तो एक भारत का जो धोती पहन के कुर्ता पहन के चल रहा है वो तो इनका सामान लेगा नहीं, तो वो नहीं लेगा तो फिर लेगा कौन, तो ऐसा व्यक्ति लेगा जो है अंग्रेजों के जैसा दिखता हो तुम्हें। तो एक मैकाले का कथन भी आता है इस संदर्भ में कि कहता है रक्त और रंग से तो भारतीय हो। ठीक है, यानी वो उनका जो खून हो, उनका जो कलर हो स्किन का, उससे तो ऐसा लगता हो कि वो भारतीय हो, लेकिन रक्त और रंग से तो भारतीय, परंतु आचार विचार उनके अंग्रेजों जैसे हैं, जिसे हम ब्राउन इंग्लिश मैन कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राउन इंग्लिश मैन। तो यही थी मैकालियन शिक्षा पद्धति, यानी एक ऐसे वर्ग का एक इनका समर्थक वर्ग बनाना जो इनकी वस्तुओं को खरीद सके, इनके जो है जो भी ये लेके आ रहे हैं उससे खरीद सके। वो खरीदेगा कब, जब जो है वो इनके जैसा सोचेगा, इनके जैसे विचार रखेगा। तो ये भारत में अपना एक समर्थक वर्ग तैयार करना चाहते थे, क्योंकि अब समर्थक वर्ग आपको पता ही चले, क्योंकि इन्हें जो है अपनी वस्तुओं को भारत में बेचना था। तो इसलिए ये भारत में जो है सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, एजुकेशन के क्षेत्र में भी जो है अपनी नीति बदलेंगे और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पैसे लगाएंगे, क्योंकि इनका इसमें औपनिवेशिक हित निहित है। ये कुछ भी चाह रहे हैं, ये खुशी से नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने औपनिवेशिक हित को ध्यान में रख के कर रहे हैं, ताकि एक ऐसा समर्थक वर्ग तैयार कर दें जो रक्त और रंग से तो भारतीय परंतु आचार और विचार से अंग्रेज हो। ठीक है, आप समझ गए क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राउन इंग्लिशमैन। ठीक है, अब ये हमारे चैनल का नाम है प्रबोधन एजुकेशन, ये हमारे हैंडल का नाम है @प्रबोधन एडू। अब आप समझ गए होंगे मैकाले की जो है शिक्षा पद्धति है क्या। इसमें सिर्फ इतना ही विवाद था आंग्लवादी और प्राच्यवादी में, जो मेन आधार था वो किस भाषा में शिक्षा दी नहीं जानी चाहिए, इंडियन लैंग्वेजेस में दी जानी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेजेस में। मैकाले के जीतते ही इंग्लिश लैंग्वेजेस आती है और जो है एक ब्राउन मैन का कॉन्सेप्ट जो है चालू हो जाता है। ठीक है, इसे आगे चलकर एक श्वेतों का अधिभार भी कहा जाता है कि हम जो है उनको सिखा रहे हैं, ये हमारे ऊपर जो है बोझ है। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा, एक राइटर आएंगे वो देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी या फिर इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, ये क्या है। अब बेसिकली आपने देख लिया यहाँ पर पूरा क्या हो गया, सिस्टम तय हो चुका है कि शिक्षा किस भाषा में होगी, अंग्रेजी भाषा में। अब अंग्रेजों के पास इतनी तो ताकत थी नहीं कि वो भाई पूरे भारत वालों को जो है अंग्रेजी में शिक्षा बना दें, गली गली में स्कूल में शिक्षा अंग्रेजों को दे दें। तो उन्होंने क्या सबसे पहले जो है कुछ मुट्ठी भर लोगों को
किसको? सिर्फ मुट्ठी भर लोग जितने भी होते हैं, केवल मुट्ठी भर लोगों को शिक्षा देंगे। यानी गिने चुने लोगों को किस में शिक्षा दी जाएगी? इंग्लिश में शिक्षा दी जाएगी। और जब वो लोग सीख जाएंगे, इंग्लिश सीख जाएंगे, हमारी भाषा सीख जाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? वो आगे जो है अपने जो से नीचे जो तबका है, यानी कि जो लोअर क्लास है, उसे देंगे। ठीक है, आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूँ। देखो ये, ठीक है, यानी सबसे पहले मुट्ठी भर लोगों को दी जाएगी। ठीक है, ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, फिर ये जब खुद जो है अंग्रेजी शिक्षा में पारंगत हो जाएंगे, उससे पढ़ लेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे? फिर ये नीचे जो है निम्न क्लास वाले, कॉमन क्लास जो है, लोअर क्लास है, उनको जो है शिक्षा देंगे। तो ये बेसिकली मॉडल जो है बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। इसका ध्वस्त होने का कारण क्यों होता है? क्योंकि जो है शिक्षा केवल ऊपरी वर्ग तक रह जाती है। आपको जो मैंने ये चार्ट दिखा रहा है, इसमें जो ये जो ऊपरी क्लास रह जाती है, ये केवल बन जाती है पॉलिसी मेकर्स, यानी कुछ चुनिंदा जो लोग बन जाते हैं पॉलिसी मेकर्स, और जो नीचे वाले आ जाते हैं, ये इनके क्या बन जाते हैं? फॉलोवर्स। समझ रहे हो ना आप? कैसे कैसे जो है हमारी विप्रेशन की अवधारणा ने जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, बिल्कुल ही तबाह कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन ये तो अपना समर्थक वर्ग तैयार करना चाहते थे, वो मुट्ठी भर अंग्रेजों को सिखा के इनने कर लिया जो इनकी बात जो है रख सके। अब भाई सबसे पहली बात तो हमारे ये आती है कि शिक्षा के जब क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि 1 लाख पर एनम जो है इन्हें खर्च करने के लिए कहा गया था, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो है विज्ञान मैंने आपको बताया था चार्टर एक्ट में कि विज्ञान के क्षेत्र में जो है, तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में ये पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन इन्होंने ये पैसा खर्च किस में करा है? इन्होंने पैसा जो है साहित्य और दर्शन के शिक्षा हमें अधिक दी, यानी साहित्य और दर्शन की शिक्षा अधिक दी, और ज्ञान और विज्ञान से दूर रखा। इसी क्रम में जो है एक कथन कहा जाता है, जिसे शेर टाइप समझ लीजिए आप उसे। तो उसमें कहता है, साहब हमें यूरोपियन हिस्ट्री न अब दिखाइए, साहब हमें यूरोपियन हिस्ट्री न अब दिखलाइए, बलून की रचना हमें करके कृपा सिखलाइए। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि इतिहास और दर्शन ही मत हमें सिखाते रहो, हमें जो है बलून बताओ कैसे बनता है, साइंस और तकनीक के क्षेत्र में हमें लेके जाओ कि कैसे साइंस और तकनीकी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो हमें क्या सिखाते रहे? सिर्फ इतिहास, दर्शन, इनकी शिक्षा देते रहे और तकनीक से जो है दूर करते रहे। तो विप्रेशन की थ्योरी यही थी, केवल जो है ये चाहते थे कि जो है भारत के मुट्ठी भर अंग्रेजों को जो है वो शिक्षित करेंगे, और वो आगे जाके अपने से जो नीचे तबका है, यानी पूरे भारत में जो है वो लोग करेंगे। लेकिन उनका ये मॉडल फेल हो जाता है, ये जो है ध्वस्त हो जाती है, और ये जन शिक्षा बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका हमें जो है लाभ तो मिलता है। ये आगे चलकर ये मुट्ठी भर जो लोग ही है, वो जो है भारत में एक मैंने बताया था इकोनॉमिक नेशनलिज्म में, तो ये जो मुट्ठी भर धीरे धीरे आगे करते हैं, और जो है ब्रिटेन की जो है खोखलेपन को जो है उजागर करते हैं। कहीं ना कहीं जो उदारवादी चिंतक थे, इन्होंने सबसे पहले उन पर प्रहार करा आर्थिक क्षेत्र में। और मैंने कथन भी बताया था इसी संदर्भ में कि पश्चिमी हथौड़ों से पश्चिमी की बेड़ियों को तोड़ दिया, पश्चिमी हथौड़े से पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ दिया। ठीक है, लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो ये कथन। तो ये कथन इसीलिए इस्तेमाल किया गया था क्योंकि इस मुट्ठी भर लोगों ने जो है अंग्रेजों से ही शिक्षा ली थी, और फिर उन्हीं के खिलाफ जो है औपनिवेशिक प्रतिक्रिया दिखाई थी। तो बाद में जो है राष्ट्रवाद का मैंने आपको चरण बताया, आद्य राष्ट्रवाद में, ठीक है, यूरोप में जो है राष्ट्रवाद आता है, तो सामंतवाद का पूंजीवाद पूंजीवाद में रूपांतरण होता है। लेकिन जबकि भारत में क्या होता है? भारत में जो है ये औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। तो यही हमारी विप्रेशन का सिद्धांत की थ्योरी है। ये जो है बिल्कुल फेल कर जाती है, और इसका कुछ नतीजा जो है वो निकलता नहीं है। पूरी हमारी जन शिक्षा ध्वस्त हो जाती है। आज भी अगर हम देखोगे स्कूल में आपने ऐसा बंटवारा हो रखा है कि अगर एक व्यक्ति जो है वो इतिहास पढ़ना चाहे और विज्ञान पढ़ना चाहे तो वो नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल शिक्षा को ऐसे बांट रखता है कि जो है मैथ पढ़ना चाहेगा वो इतिहास नहीं पढ़ पाएगा, जो विज्ञान पढ़ना चाहेगा वो मैथ नहीं पढ़ पाएगा। बिल्कुल जो है सब्जेक्ट को बांट दिया है। तो इसके परिणाम आज भी जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि यूपीएससी के हिस्ट्री मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत की राजनीतिक विजय की और विलियम बेंटिक ने सांस्कृतिक विजय की।
ये क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा हुआ है कि क्योंकि तलवार के दम पर जो थी वो तो अस्थायी विजय थी, लेकिन जो विलियम बेंटिक ने की थी वो एक तरीके स्थायी विजय थी, जो कि हम आज भी भुगत ही रहे हैं। ठीक है, देखा जाएगा 15 अगस्त 1947 को हम जो रॉबर्ट क्लाइव के नीति से तो आज़ाद हो जाते हैं, परंतु आज भी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक से हमें जो है आज़ादी नहीं मिल सकती है। आज भी तुम देखोगे कि भारत में कोई व्यक्ति अगर चलता है तो वो पूरा जो है धोती या कुर्ता में नहीं चलेगा, वो देखोगे आपकी जींस की पैंट होगी, शर्ट होगी, कोट होगी, उसको करता है। यहाँ तक कि 1979, ठीक है, 1979 से पहले जो है यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, सीएस यानी सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो होता था वो इंग्लिश लैंग्वेजेस में होता था, इंग्लिश लैंग्वेजेस में होता। 1979 के बाद में हिंदी और दूसरी लैंग्वेज में जो है ये एग्ज़ाम्स यूपीएससी का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो आप ये सब देख सकते हैं कि एक कितना बड़ा जो है इंग्लिश का वर्चस्व जो है भारत में रहा है, और भारत की जो है भाषाएं जो है पीछे आती गई। आज भी हम लोग, अगर चीन हो गया, अगर हम आज वर्तमान में देखें तो चीन जैसे हो गए, स्पेन जैसे ये सब देश होंगे, ये सब अपनी भाषा को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अगर आपको इनसे बात करनी है तो ये ज़्यादातर अपनी भाषा में ही भाषा को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन आजकल भारत में आप अगर कहीं भी जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो ये सब लोग इंग्लिश में ही जो बात करते हैं। अगर आजकल का जो समाज है वो हिंदी बोलने में भी शर्माता और झिझकता है, तो हमें अपनी भाषा को जो है रखना चाहिए। तो एक कवि ने कहा भी है कि निज भाषा उन्नति सब है, उन्नति को मूल, बिन निज भाषा मिटे ना ही को शूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, भाषा जो है हमारी माँ है एक तरीके से, तो हमें जो है इसको प्रोत्साहन देना चाहिए और इसी में जो है आगे जो है पढ़ना भी चाहिए। तो ये आज की जो टॉपिक थी वो हमारी फ़िल्टर सिद्धांत के संबंधित थी। अगर इसको समझने में या एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसी समझने आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप बता सकते हैं। कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ आंग्लवादी और प्राच्यवादी के बीच में जो विवाद था माध्यम को लेकर, दूसरा जो है इसने जन शिक्षा को कैसे ध्वस्त कर दिया, एलाइट और पॉलिसी मेकर जो है वर्ग निकला। ठीक है, तो यही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी जो है शेयर करें। बाकी की बाकी की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है आपको जो है डे मिल जाएगी। कल जो है थोड़ी तबीयत ठीक ना होने की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। बाकी हमारी जो है वीडियो रेगुलर चलेंगे। आप अगर इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप जो है और दूसरी वीडियो भी जाके देखें, क्योंकि हम पूरा जो है एक सीक्वेंस के तहत पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।